इन भाई साहब ने एक नई डेट अनाउंस की है और वो क्या है? 15 मार्च इज दी डेडलाइन फॉर इंडियन मिलिट्री की भारतीय सेना को 15 मार्च तक मैं बाहर निकाल दूंगा। मालदीव्स की जनता अगर समझदार हो तो इनकी हरकतों को नोटिस कर ले और थोड़ी सी राजनीति समझ ले और हमारे वीडियो वहां तक पहुंच रहे हो तो वो समझ जाएं। ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीता भारतीय सैनिकों को अपने देश से बाहर निकालने के नाम पर। 80 भारतीय सैनिक जिन्हें निकालने के लिए किसी भी प्रकार से संसद की जरूरत नहीं है, केवल एक राष्ट्रपति के आदेश से दो देशों के बीच के म्यूचुअल कंसेंट से उनका आना जाना तय हो सकता है। लेकिन इस आदमी ने दिमाग लगाया। इसने कहा कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का लाभ ज्यादा अच्छे से क्यों ना लिया जाए। बोले क्या किया जाए? बोले इस मामले को थोड़ा और खींचा जाए। बोले कैसे? बोले शुरुआत में तो मैंने यह कहकर के चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति का कि जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा 7 दिन में भगा दूंगा, लेकिन साहब मैं कर नहीं पाया। लोगों को अब इस बात के दम पर मैं संसद में अपनी सीटें कैसे लाऊं, क्योंकि राजनेता है, राजनीति सीख गया है, संसद में अपनी पार्टी की सीटें बढ़ाना चाहता है। इसलिए इन भाई साहब ने क्या किया, डेडलाइन 15 मार्च तक पहुंचा दी कि 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को मैं यहां से बाहर भेजूंगा ताकि एंटी इंडिया सेंटीमेंट को और कैश किया जा सके, इसे भी चुनावी मुद्दा बनाया जा सके। ये बातें कंफ्यूज भले ही कर सकती हूं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां का ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं। जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद ये सब होते हैं, मालदीव्स के अंदर संसद और राष्ट्रपति दो ही लोग होते हैं। यहां की जो व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन पृथक रूप से होता है, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। 50% से अधिक मत मिले हो वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, ठीक है। लेकिन यहां की संसद के चुनाव अलग होते हैं। संसद में जो सांसद चुन के आते हैं उनसे कोई प्रधानमंत्री बनकर नहीं आता है। तो इसका मतलब यहां का जो व्यवस्था है डेमोक्रेसी की वो थोड़ी डिफरेंट है। तो फिर संसद होती ही क्यों है? संसद होती है किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को पास करवाने के लिए, जनता की मर्जी जानने के लिए कि जनता क्या चाहती है। तो फिलहाल के लिए यह समझिए कि 2023 के चुनावों में मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति का चुनाव तो जीत गए, लेकिन इनकी संसद में जो लोग बैठे हैं, तो अच्छा एक सवाल फिर बनेगा, तो क्या संसद का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव एक साथ नहीं होता है क्या इनके यहां पे? नहीं, एक साथ नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, ये नवंबर के मध्य में राष्ट्रपति बन चुके हैं। इनके यहां पर अब इनकी संसद के चुनाव हैं। संसद के चुनाव को मजलिस का इलेक्शन कहते हैं, जो कि 17 मार्च से होने वाले हैं 2024 से। यानी राष्ट्रपति को अगर अपने किसी भी बात को कानूनी रूप से पारित करवाना है तो अपनी संसद से परमिट करवानी होगी, यानी मजलिस से परमिशन लेनी होगी। तो इनके लिए अब दूसरी चुनौती क्या है? फिलहाल 17 मार्च को होने वाले इलेक्शन इनके लिए चुनौती है। लेकिन जितना आसान ये सब दिख रहा है इतना आसान है नहीं। भारत भी हल्का नहीं है भाई साहब। भारत ने भी अपनी कूटनीति यूं ही नहीं चला रखी है। इन देशों को सालाना अपने बजट में से 500-700 करोड़ रुपए मदद के रूप में देने वाला भारत इनकी छोटी छोटी राजनीतिक मंशाओं के आगे झुक जाएगा? ये कहां रह रहे हैं भाई? 140 करोड़ की आबादी जो भारत की है, भारत की डिप्लोमेसी के आगे तुम कहां टिक पाओगे? यही तो बात असली थी। इस बीच में भारत ने क्या खेला किया, यानी कि क्या इनके लिए वाकई में भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकालना चुनौती था? तो अब इस बात को आगे जानते हैं। देखिए हुआ क्या, जब ये राष्ट्रपति बने तो भारत की तरफ से हमारे मंत्री साहब किरण रिजिजू साहब जो है इनको शुभकामनाएं देने मालदीव्स गए। इनको समझाए कि देखिए चुनाव लड़ना अपनी तरफ है, आप लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव में जीत हासिल की, इस मुद्दे को बना के चले कि इंडिया का क्या स्टैंड होगा, इंडिया के लिए हम क्या सोचेंगे, वो समझ में आता है। लेकिन अगर फ्यूचरिस्टिक तरीके से काम करना है तो आपको इन चीजों पर बड़ा ही सोच समझ के काम करना पड़ेगा। तो बोले सर आप बताइए क्या किया जाए, चुनाव तो जीत गए, अब हम क्या करें? बोले देखिए संसदीय चुनाव है आपके यहां पर जो समझ में आते हैं, 17 मार्च के चुनाव है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपको माहौल भी बनाना है, समझ में आता है, लेकिन इस तरह से चीजें नहीं होती हैं। तो साहब बताइए क्या किया जाए? तो जो बातें हुई उन बातों को पहले 17 मार्च के कंटेक्स्ट में समझ लीजिए। देखिए 17 मार्च को जो इनकी संसद के चुनाव हैं, उन संसद के चुनाव में 87 सीट पर सांसद निर्वाचित होकर आएंगे। इनकी जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है संसद में, जो अपोजिशन की साले वाली पार्टी है, जो भारत समर्थित व्यक्ति है, वो फिलहाल मेजॉरिटी में है यहां पे। यानी कोई भी बिल पास कराना हो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और इनकी जो पार्टी है पीपल्स नेशनल कांग्रेस, ये बहुत माइनॉरिटी में है। यानी कि इन्हें अपने नंबर को बढ़ाकर मेजॉरिटी में ले जाने के लिए अभी राजनीतिक टैक्टिक्स तो चलनी है, लेकिन इस बीच में भारत की तरफ से दी गई समझाइश का भी ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि मुइज्जू ने हाल ही में भारत के साथ एक बैठक की थी जिसमें एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें यह कहा गया कि भारत के सैनिक संसदीय चुनावों के नतीजे पर निर्भर रह सकते हैं। यानी कि संसदीय चुनाव में क्या फैसला होगा इससे भी निर्धारित किया जा सकता है कि भारतीय सैनिक रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। इसे आप यह भी कह सकते हैं कि यह एक स्मार्ट मूव ले रहे हैं। कैसे? जनता को यह बताते हुए कि हम चुनाव अगर हार गए तो हम साहब निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम चुनाव में आपके ही आदेश की पालना में थे, आपने हमें परमिशन नहीं दी, इसलिए हम नहीं निकाल पाए। वहीं दूसरा,
इंटरनली इन्हें यह भी फीलिंग है कि मालदीव्स की जनता में इस बात का रोष है कि आप चाइना के प्रभाव में आकर भारतीय सैनिकों को निकालने का मुद्दा केवल बड़ा बना रहे हो, अदरवाइज उसके अलावा और कोई मसला है नहीं। ऐसी स्थिति में संभवतया ये संसदीय चुनावों के पीछे छुपकर बैटिंग कर रहे हों। खैर जो भी हो, लेकिन इस बीच में भारत की कूटनीति ने जो यहां पर काम किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम इस बात का था कि भारत ने मुइज्जू से लगातार बातें की, जिसका परिणाम यह निकला कि मुइज्जू ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कबूल किया और कहा कि इंडियन ट्रूप्स को निकालना तत्काल प्रभाव से गुस्से में आकर लिया गया फैसला नहीं हो सकता, इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से कार्य करना होगा। यानी इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि रिमूविंग इंडियन ट्रूप्स कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू बीइंग शॉर्ट टेम्पर्ड, तत्काल गुस्सा आए और निकाल दिए, ऐसा नहीं कर सकते। उनको यह समझ में आ गया कि भारत के साथ वार्ता होगी और उस वार्ता में तय होगा कि भारतीय सैनिकों को यहां से कैसे निकाला जाए। तो क्या वार्ता हुई? क्या इन दोनों के बीच में कोई वार्ता हुई? क्या बिल्कुल हुई। क्या वार्ता हुई? तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए असल में भारतीय सैनिक यहां कर क्या रहे हैं। मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा है कि मालदीव एक आइलैंड नेशन है, बहुत सारे आइलैंड्स पर बसा हुआ देश है, मुट्ठी भर जनसंख्या है। उस देश में आइलैंड्स के बीच में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से कनेक्ट करने के लिए फेयर पानी की जेटी यही एक ऑप्शन है। बहुत कम आइलैंड्स हैं जो ब्रिजेस के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आइलैंड पर व्यक्ति रहता है और उसे किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना करना पड़े, तूफान का, हारी बीमारी का, एक्सीडेंट का, कैसी भी दुर्घटना का सामना करना पड़े, तो भारत ने ऐसे कुछ आइलैंड्स पर अपने हेलीपैड बनाए हुए हैं जहां पर लोग रहते हैं। वहां से लोगों को तत्काल प्रभाव से लिफ्ट करके उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम भारत कर रहा है एज एन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी उनके लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन माले में इनको दिखाया कैसे गया? दिखाया ऐसे गया कि भारत इन आइलैंड्स के माध्यम से इंडियन ओशियन की निगरानी कर रहा है। देखिए यह बात तो एकदम सत्य है कि एक हाथ से आप कुछ देंगे तो दूसरे हाथ से कुछ एक्सपेक्ट भी करेंगे। निश्चित ही आंखें बंद करके तो मदद होगी नहीं, ध्यान तो रखा ही जाएगा। भारत के हितों का ध्यान रखना गुनाह थोड़ी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, भारतीय हितों की तो रखवाली करेंगे ही। यही काम मालदीव के सैनिक भी कर रहे हैं, मालदीव में भारतीय सैनिक भी कर रहे हैं। अब मुद्दा यह फंसा कि भारतीय सैनिकों को अगर वहां से हटा दिया तो हेलीकॉप्टर्स भी, जो डॉर्नियर्स हमने दिए हुए हैं, वो भी वहां से हट जाएंगे। मालदीव उन्हें वापस नहीं करना चाहता, सैनिकों की ही बात करता है, स्टाफ की बात, मतलब हवाई जहाजों की और सहायता की बात नहीं करता कि साहब इन्हें मत लेना। तो ऐसी स्थिति में भारत ने इसके सामने ऑप्शन दिया कि देखो कोई बात नहीं, तुम चाहते हो कि हमारे सैनिक निकले, हटा देंगे हम यहां से, लेकिन सैनिक हटाएंगे, इंडियंस नहीं हटाएंगे। अब आपका दिमाग एकदम पकड़ में आ जाएगा, क्या सैनिक हटाएंगे, इंडियंस नहीं हटाएंगे? ये क्या कहानी है सर? अब यही कहानी आपको समझनी है कि सैनिक हटाएंगे, इंडियंस नहीं हटाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम सैनिकों को रिप्लेस कर देंगे इंडियन टेक्नीशियंस से। मतलब यह हुआ कि इंडिया के सैनिक जाएंगे, घर जाकर ड्रेस बदलकर वापस सादा वर्दी में आ जाएंगे। बोलिए यस, हम अपनी तरफ से टेक्नीशियंस को वहां भेजेंगे, तकनीकी जानकारों को भेजेंगे और उनको भेजकर भारतीय सैनिकों को वापस भारत बुला लेंगे। सर ऐसे भी कौन मारता है भाई? मालदीव के साथ तो ये तो खेला हो। वो बोले ये क्या हो गया? बोले साहब इनके साथ तो आपने सैनिक निकालकर भारतीय टेक्नीशियन भेज दिया और सैनिकों के लिए मालदीव की जनता जो खड़ी थी कि सैनिक है, सैनिक है, सैनिक है। तो बोले कोई बात नहीं, सैनिकों को हम निकाल लेंगे 2 चरणों में, 10 मार्च को निकालेंगे, 10 मई को निकालेंगे। 2 डेट हमने इनको दे दी कि हम 10 मार्च और 10 मई के दिन अपने सैनिकों को निकाल रहे हैं। साहब 10 मई से पहले कोई बात नहीं है, आपको सैनिक निकालने पूरी तरह से निकाल देंगे, आप मस्त रहिए। मतलब इंडिया ने फरवरी के शुरुआती सप्ताह में इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मुइज्जू की बात भी रह जाए। वही वाली बात है ना, रस्सी मतलब बांस भी ना टूटे और सांप भी निकल गया, वो वाली बात है। तो बोले कोई बात नहीं साहब, ऐसी स्थिति में हम अपनी तरफ से एक काम आपके लिए सुनिश्चित कर देते हैं। आपने चुनावी कैंपेन किया था सैनिकों को हटाऊंगा, ओके हटा दो। आपको कैसे पता कि ये सैनिक है? उनका नया पासपोर्ट बनवा देंगे, नया आई कार्ड बनवा देंगे, कुछ और पहचान लगा देंगे। हमारी तरफ से कोई सैनिकों की कमी थोड़ी है, दुनिया में इतनी बड़ी सेना लिए हम घूम रहे हैं भाई। आपके पास टेक्नीशियंस आ जाएंगे, डोंट वरी। इंडिया टू रिप्लेस इट्स ट्रूप्स इन मालदीव्स विद ए कॉम्पिटेंट पर्सनल्स, हम उठा करके यहां पर अपनी तरफ से लोगों को, टेक्निकल स्टाफ को भेज देंगे। सुर्खी है इंडिया टू रिप्लेस इट्स ट्रूप्स इन मालदीव्स विद कॉम्पिटेंट टेक्निकल पर्सनल्स। 80 की जगह 80 ही भेज दिए जाएंगे। चाइना माथा पकड़ रहा होगा कि यार ये इंडिया वालों से कोई कूटनीति क्यों नहीं सीखता, क्योंकि बेटा तुम्हारे यहां तो वन पार्टी सब सिस्टम है चाइना वालों, इंडिया में राजनीति होती है प्रॉपर तरीके से। डेमोक्रेसी लार्जेस्ट भी है, ओल्डेस्ट भी है। राजनीति के अंदर भारतीयों ने महारत हासिल कर रखी है भाई। तुम क्या सीखोगे हमसे? हमने पन्ना पढ़ा ध्यान से। सेना हटानी है, ठीक है सेना हटा दो भाई, सेना की जगह दूसरा आदमी भेज दो। हमारे पास लोगों की कमी थोड़ी है। हमारे जो खुफिया जासूस की, अगर हमें खुफिया जासूसी करानी तो हम किसी और को भेज देंगे। कॉम्पिटेंट इंडियन टेक्निकल स्टाफ यहां पर चला जाएगा। ठीक है साहब, ये एग्रीमेंट हो गया। बकायदा इसके बारे में अनाउंसमेंट भी भारत की तरफ से, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से आ गया। और इंडिया ने बकायदा कहा कि देखिए ये लोगों के सामने लड़ना झगड़ना चलता रहता है, आप हमारे पड़ोसी हो और आपकी मदद करने का हमने बजट में प्रावधान किया हुआ है, चिंता मत करो, हम अपनी तरफ से आपको सहायता देते रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल जी ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मालदीव में मिलने वाली मालदीव को जो भारत मदद देता है उसमें कोई कटौती नहीं करेगा। अच्छा
मैं आपको बता दूं, भारत ना बिग ब्रदर की तरह से रहता है, मतलब आसपास के देशों को छोटा बच्चा समझ के रखता है, और बच्चे गलतियां करते हैं इसलिए माफ भी करता है। बजट में हर बार भारत अपने पड़ोसी देश, चाहे बांग्लादेश हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, इवन अफगानिस्तान तक हो, ये तो पाकिस्तान जो है वो अपने आप को भारत के बराबर समझने के चक्कर में बर्बाद हो गया, अदरवाइज भारत उसको भी मदद देकर बचा लेता। भारत इन सबको मदद भेजता है, नेपाल हुआ, इन सबको मदद भेजता है कि लो भाई मस्त रहो, ऐश करो। जैसे नहीं होता पापा जब सैलरी लाते हैं, सैलरी ला करके पहले हमारे समय में तो हुआ करता था, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, सैलरी मिलती थी पहले उन्हें कैश में आता था पैसा, तो बच्चों के लिए हाँ भाई ले मिठाई खा लेना, तू तेरे लिए पॉकेट मनी रख ले, इसको अपने गुल्लक में डाल देना, इस तरह। पता नहीं आपके भी हुआ है कि नहीं हुआ है ना। इंडिया ऐसे जब बजट बनाता है तो इन छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ रखता है, अरे छोड़ो यार, बोले जैसे मालदीव्स के लिए 2022-23 में हमने रखा था 183 करोड़ रुपए, बोले लो भाई गुल्लक में रख लेना भाई तेरे। 2023-24 में 400 करोड़ रुपए, 23-24 में 770 करोड़ रुपए, हम हर बार इनके लिए बजट निकालते हैं। जैसे इस बार अंतरिम बजट में हमने इनके लिए 600 करोड़ रुपए निकाल दिए कि लो मस्त रहो। इंडिया अपने स्तर पर इन सबको कुछ ना कुछ असिस्टेंस देता रहता है कि ठीक है बच्चे हैं अपने, कोई बात नहीं, बालक हैं, खुश खुश रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, बफर स्टेट बने रहेंगे, हमारे समर्थक रहेंगे, इस प्रकार से। और भारत ऐसा करता क्यों, इसके पीछे का वजह तो सबको स्पष्ट है, चाइना को काउंटर करना हमारा असल उद्देश्य है, और चाइना इनको लालच में लेता है तो हम अपने बच्चों को मिठाई खिलाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बात के एक बार जब अपन अपने जानने वालों को छोटा मोटा पैसा देते रहते हैं, इसके ऊपर भी एक बार राजनीति हुई थी, लास्ट ईयर हमने इस पर सेशन भी किया था कि भारत की तरफ से अफगानिस्तान को भी मदद भेजी जाती है, इस पर जिसमें अपोजिशन में केजरीवाल साहब ने सवाल उठाया था कि तालिबान को हम पैसे क्यों दे रहे हैं, हम सबको पैसे देते हैं कि भाई मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, ठीक है ना। मालदीव्स के लिए हम प्रॉपर तरीके से 700 करोड़ 770 करोड़ रुपए का बजट रखेंगे, ठीक है, मस्त रहने दो, इनको खाने पीने दो, ठीक है साहब। अच्छा, अब इसी बीच में एक बड़ा सवाल यह बनता है कि मालदीव्स को अगर यह बात बताई गई हो कि देखो भैया अगर तुम केवल सैनिक हटा के खुश रहते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज देखो बजट भी आ रहा है हमारे, और आपको मालूम है हमारा फरवरी में बजट आया था, बोले देख लो उसमें कटौती वटौती कर देंगे। वैसे भी आईएमएफ अलार्म तो कर चुका है कि तुम्हारा जो डेट है ना वो बहुत खतरनाक स्तर की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मालदीव्स को लेकर आईएमएफ ने हाल ही में वार्निंग दी है और कहा है कि इन्हें अर्जेंट पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज ये कर्ज में डूब जाएंगे। मतलब अर्जेंट आवश्यकता है, मालदीव सिटिंग ऑन ए डेट पाइल, नॉट बैंकरप्ट, मतलब नॉट बैंकरप्ट एज ऑफ नाउ, अभी फिलहाल के लिए बैंकरप्ट नहीं है लेकिन कभी भी हो सकता है, बुरी तरह कंडीशन में फंसा हुआ है, आईएमएफ बोला है। और आईएमएफ ना ऐसा मनहूस बैंक है जिसके बारे में जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। देखो श्रीलंका के बारे में इसने बोला, निमट गया था भाई साहब, अगर इंडिया ना आया होता ना हाथ पकड़ने श्रीलंका का, श्रीलंका बिल्कुल इंडियन ओशन में बह गया होता। ये इंडियन ओशन को पता नहीं श्राप लगा हुआ है क्या, जो 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 देश में होता है वो बह जाता है उसमें। अब ये मालदीव्स है, ये इसका हाथ पकड़ा हुआ है, बहने की स्थिति में खड़ा हुआ है। ऐसे पाकिस्तान के हालात हैं, इसका हाथ पकड़ा हुआ है बहने के हालात में। आईएमएफ बोला था कि देखो बेटा तुम बर्बाद होगे। पाकिस्तान तब से कटोरा लेके बेल आउट पैकेज मांग रहा है। कटोरा मेरा यूज किया हुआ शब्द नहीं है, इनके खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का खुदा हुआ वो कि हम कटोरा लेके सब जगह घूमते हैं। आप सोचिए, ऐसी स्थिति में आईएमएफ ने मालदीव्स को लेकर के भी चेतावनी दे दी है। बोले यार कम से कम ये तो समझो कि दोस्ती बराबरी के लोगों में होती है। तुम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन से फंडिंग ले रहे हो, अपने यहां पर निर्माण करा रहे हो, निर्माण करा करके पैसे चुकाओगे कैसे? अगर किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट लेने की कुव्वत है, उसे इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट लेने के दम पर रिटर्न करने का रास्ता भी होना चाहिए कि हम ऐसे कमाएंगे। उदाहरण के लिए भारत ने बुलेट ट्रेन के लिए जापान से पैसा लिया, जापान से पैसा लिया, उसको बकायदा हमने बताया इतना % ब्याज पर हम इस साल के हिसाब से रिटर्न करेंगे। कैसे करेंगे? अरे बुलेट ट्रेन चलेगी तो किराया आएगा, किराया आएगा तो तुमको वापस मिल जाएगा। हम ऐसे तो सड़कें बनाते हैं, हम ऐसे ही हाईवेज बनाते हैं, ब्रॉडवेज बनाते हैं, सब ऐसे करते हैं। लेकिन इनके पास क्या है, ये सुविधाओं के नाम पर कि सर एक काम करिए पुल बना दीजिए यहां पर। तो बोला पुल का क्या करोगे? बोले एक आइलैंड दूसरे आइलैंड से कनेक्ट हो जाएगा और हम कहेंगे कि चीन वालों के लिए बढ़िया लोग हो गए। चाइना के साथ ये अच्छा व्यवहार दिखाने के चक्कर में पोर्ट्स भी बना रहे हैं, लेकिन खुद का ट्रेड है नहीं, टूरिज्म से चलने वाली इकोनॉमी है। चाइना के लिए तो ये जाकर के बिल्कुल वो बन गए श्रीलंका की तरह, इनका आइलैंड बन गए कि चलिए भाई यहां पर जाकर इनके जहाज खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईएमएफ की वार्निंग जिस प्रकार से पाकिस्तान को ले डूबी थी, ऐसे ही इनको ले डूब सकती है। इंडिया की तरफ से इनको यह गया मैसेज कि देखो बेटा हमने श्रीलंका को बचाया था, और श्रीलंका ने इस विषय पर भारत को धन्यवाद भी बोला था कि भाई बचा लिए आप लोग हमें, देख लो 2023 की खबर है, अदरवाइज श्रीलंका के क्या हालात हो गए थे। श्रीलंका चाइना के हाथ पकड़ के चल दिया था, तो भारत बचाने आ गया, नहीं तो मारा जाता, ये बुरी तरह से लुढ़क जाता। अब इस बात को जब समझाया गया तो यह बात इनको समझ में आई, और समझ में आई क्योंकि आईएमएफ ने साफ साफ कहा कि भैया तुम हाई डेट की तरफ बढ़ रहे हो, अगर बचना चाहते हो तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लो। अब देखिए जो तत्काल प्रभाव से इस बात को मान जाए, ये उनके ऊपर है कि वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, अदरवाइज जब कटोरा हाथ में आएगा तो दुनिया तो मनवा ही देगी। आईएमएफ का स्टेटमेंट सुन लो, विदाउट सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंजेस द ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट आर प्रोजेक्टेड टू स्टे एलिवेटेड एंड द मालदीव्स रिमेन्स एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटर्नल एंड ओवरऑल डेट डिस्ट्रेस। यानी कि कुल जमा अर्थ यह है कि जिस तरह का रूट इन्होंने ले रखा है वो आगे जाकर खतरे की घंटी की तरफ ही बढ़ रहा है, और इस बात को डोनाल्ड लू ने भी कहा है। अब ये डोनाल्ड लू कौन है? हो सकता है आप में से कुछ लोग याद कर जाएं, पहचानो, ये वो व्यक्ति है जिसने एक बार पाकिस्तान के इमरान खान के रूस जाने पर ऐतराज जताया था। परिणाम, इमरान खान जेल में है। डोनाल्ड लू
अमेरिका के द्वारा नियुक्त किया हुआ इस पूरे साउथ एशिया के अंदर अमेरिका का प्रतिनिधि है। ये वो व्यक्ति है, जब भी ये कोई बात बोलता है तो उसे समझना होता है। ये अगर मालदीव्स को लेकर कोई बात बोल रहा है, इसका मतलब ये अमेरिका का कथन कह रहा है। सच में आपको पता होना चाहिए, अगर आपको याद हो तो इमरान खान जो साइफर केस है ना, वो इस डोनाल्ड लू के कारण ही था। वो यही कह रहा था कि डोनाल्ड लू का ही फोन था जिसमें उसने कहा था कि इमरान खान की सरकार हटाओ, नई सरकार बनाओ। रातों रात सरकार पलट गई, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए, इमरान खान की पार्टी तक खत्म हो गई। ये है वो डोनाल्ड लू। अब ये मालदीव्स को लेकर अगर बात कर रहा है, इसका मतलब ये चिंता ही नहीं, चिंता दे भी रहा है कि तुमको लेकर चिंतित नहीं है, तुम्हें चिंता दे रहे हैं कि समझ जाओ, दिमाग में कुछ आइडिया आ गया तो निमट जाओगे। इसका कुल जमा अर्थ यह है कि भारतीय सैनिकों को निकालने का मालदीवियन प्रयास धीरे धीरे डाइल्यूट होता जा रहा है और मालदीव्स के लोगों को भी समझ में आ चुका है। समझ में आ चुका है, यही कारण है कि मालदीव्स के लोग अपने स्तर पर भी अपनी तरफ से अपने सुर बदलने लगे हैं। जैसे एक हसन कुरशु कुरशी करके एक आदमी था जो पहले बहुत ही गंदे गंदे भारत को लेकर ट्वीट किया करता था, मालदीव्स का था, और वो कहा करता था कि साहब इंडिया क्या करेगा मालदीव्स के आगे, क्या है कैसे है, गंदे गंदे ट्वीट से छोड़िए। लेकिन हाल ही में भाई साहब ये पलटी मार गया। 17 फरवरी का ट्वीट देख रहे हैं, जब से IMF का ट्वीट आया है तब से ये लोन मांग रहा है। कह रहा है कि अरे इंडिया वालों अगर संभव हो तो $1-1 दे दो मालदीव्स को, ये कर्जे से बाहर आ जाएगा। क्योंकि मालदीव्स के ऊपर $3 बिलियन का कर्जा है, उसमें से लगभग 48%, 42 से 48%, अलग अलग जगह अलग अलग न्यूज है, उसका चाइनीज कर्जा है। और चाइना के तरीके बहुत खास होते हैं, वो जिन्हें कर्जा देता है पहले कर्जदार बनाता है, चुका ना पाने पर उनकी कोई जगह ले लेता है। जैसे श्रीलंका का साउथ में हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया कि दे दो बेटा तुम्हारा काम हो गया। ऐसे ही संभव है इनकी पूरी राजधानी को ले ले, मुट्ठी भर लोग हैं ये तो, मतलब एक बार जोर से ड्रैगन आग फेंकेगा मुंह से, ये सब गायब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये खुद पलट गया है और लोग इसको गजब ट्रोल कर रहे हैं। क्या हुआ भाई, तुम बहुत गजब मतलब वो कर रहे थे, मतलब ट्रोलिंग कर रहे थे, लोग इसके मजे ले रहे हैं। देखा गलत आदमी से तुम पंगा ले लिए, क्योंकि ये आदमी कतर से नौसैनिकों को छुड़ा करके ले आया है भाई। तो भारत की डिप्लोमेसी अलग लेवल पर है और मालदीव्स के लोगों को भी संभवतः ये समझ में आ रहा हो। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत की डिप्लोमेसी किस तरह से मालदीव्स के विचारों को, उनकी नीतियों को परिवर्तित कर पाएगी, और हां, क्या मालदीव्स में होने वाले इलेक्शन के नतीजों को बदल पाएगी? 17 मार्च के अंदर मुइज्जू की सरकार बनती है, यानी कि मुइज्जू संसद में बहुमत पाएंगे या नहीं? ये तमाम बातें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।